ओएसआई रेफरेंस मॉडल आज का चैप्टर हमारा यही है। यस सर। ठीक है ना। यस। और एक तरीके से देखा जाए तो नेटवर्किंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओएसआई रेफरेंस मॉडल कैसे नीचे चला जा रहा है यार। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये नेटवर्किंग का कुछ किताबों में जो है दूसरा चैप्टर हो सकता है, कुछ किताब में तीसरा चौथा चैप्टर भी हो सकता है। लेकिन एक बात समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। मतलब हम नेटवर्किंग की अगर बात करें तो नेटवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है ये। और इसको अगर नहीं पढ़ते हैं तो हमको नेटवर्किंग में समझो कि आधी चीजें हमको पता ही नहीं है। ठीक है। नेटवर्किंग की मतलब बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं चल पाएंगी कि कैसे काम होता है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो डिजाइन किया गया है इसका बेस क्या है उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं नेटवर्किंग के हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। नेटवर्किंग के हिस्ट्री के अंदर चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नेटवर्किंग का स्टार्टिंग कहाँ से है। नेटवर्किंग कहाँ से शुरू किया गया और कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब नेटवर्किंग की क्या जरूरत कब से पड़ी और कब से स्टार्ट हुआ, इसको थोड़ा सा जानते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि यूएसए में सबसे पहली बात तो ये जानो कि इन 1968 यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया नाम है। हो सकता है ये स्पेलिंग गलत भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जगह का नाम क्या है, कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में मतलब वो यूनिवर्सिटी वहां पे ही कैलिफोर्निया में ही, कैलिफोर्निया के नाम से इस यूनिवर्सिटी यूएस की यूनिवर्सिटी है, यूएसए की यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। 1968 में यूएसए की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च एजेंसी है, एक संस्था है, वो संस्था का नाम है डीओडी नाम। संस्था का नाम क्या है, डीओडी। ठीक है ना। Yes. संस्था का नाम क्या है, डीओडी। एक रिसर्च करने वाली एजेंसी है या फिर वो मतलब नेटवर्क के बारे में रिसर्च करने वाली एजेंसी है जिसका नाम है डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, इस एजेंसी को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसको कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से जाना जाता है। इस रिसर्च एजेंसी ने सबसे पहले एक नेटवर्क डिजाइन किया, सबसे पहला एक नेटवर्क डिजाइन किया और उस नेटवर्क का नाम क्या रखा, नेटवर्क का नाम जो था वो था ARPANET, ARPANET। ARPANET के नाम से एक नेटवर्क डिजाइन किया। ARPANET का फुल फॉर्म भी है एडवांस रिसर्च एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस
रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से इस नेटवर्क को डिजाइन, मतलब ये नेटवर्क डिजाइन किया गया, ठीक है ना। सबसे पहले एक नेटवर्क डिजाइन किया जिसका नाम क्या रखा उसने, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बोला गया इसको। इस नेटवर्क को जब डिजाइन किया गया तो इस नेटवर्क के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर यानी सर्वर कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के साथ में जोड़ करके और डेटा ट्रांसमिशन कराया गया। क्या किया गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के साथ क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम सुने हो ना? यस सर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के साथ क्या किया गया, अटैच किया गया और कनेक्ट करके नेटवर्क डिजाइन किया गया। यस सर। और जब नेटवर्क बनाया गया उस नेटवर्क में दो सर्विसेज का यूज किया गया। सबसे पहले दो सर्विसेज के द्वारा हम डेटा ट्रांसमिट करते थे। वो कौन कौन सी सर्विसेज पाई गई? सबसे पहला नंबर सर्विसेज थी FTP सर्विसेज और दूसरी सर्विस थी टेलनेट की सर्विस। कौन कौन सी सर्विसेज यूज किया गया? FTP और टेलनेट सर्विसेज का यूज किया गया, जिसके द्वारा हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे, ठीक है ना। पहला नंबर क्या है, मैंने क्या बोला, पहले बात समझ लो। 1968 में USA में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर DOD नामक संस्था ने सबसे पहला एक नेटवर्क डिजाइन किया जिसका नाम क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस संस्था ने जब पहला नेटवर्क डिजाइन किया, उस नेटवर्क को उन लोगों ने कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ माइक्रो कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया नेटवर्क बनाने के लिए। और जब उन लोगों ने नेटवर्क डिजाइन कर लिया तो डिजाइन करने के बाद उन लोगों ने उसमें डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए जो सर्विसेज का यूज किया वो दो सबसे महत्वपूर्ण सर्विसेज का यूज किया, जिसका नाम है FTP सर्विसेज और टेलनेट सर्विसेज। FTP सर्विसेज और टेलनेट सर्विसेज, जिसके द्वारा हम, मतलब उन लोगों ने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने का प्रयास किया। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सर्वर से डेटा क्लाइंट क्या करता है, डाउनलोड करता है और सर्वर पर डेटा अपलोड करता है। यदि क्लाइंट को डेटा सर्वर पे अपलोड करना है तो वो क्या करेगा, FTP सर्विसेज के द्वारा अपने डेटा को क्या करेगा, सर्वर पर अपलोड करेगा। और अगर सर्वर से डेटा उसे चाहिए तो वो क्या करेगा, क्लाइंट सर्वर से डेटा डाउनलोड करेगा। कौन? क्लाइंट। टेलनेट का यूज क्या है? जैसे आप लोग रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज का यूज करते हो, वो एक प्रकार से टेलनेट सर्विसेज मानी जाएगी। टेलनेट क्या है? कमांड लाइन पे चलता है। टेलनेट किस पे चलता है? कमांड लाइन पे चलता है। और रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज जो है हमारा किस पे चलता है? ग्राफिक्स। पानी आ गया है। ठीक है, इंक भी मंगवा लीजिए सर। हाँ जी, इंक भी मंगवा लीजिए सर। ये ग्राफिक्स पर चलता है। हाँ जी, ग्राफिक्स पर रिमोट। हाँ, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज जो हमारी काम करती है वो ग्राफिकल मोड पे काम करता है, जबकि टेलनेट की सर्विसेज जो काम करता है वो कमांड मोड पे काम करता है। तो कमांड पे भी हम चाहें तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क में, और उसी तरीके से रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज के थ्रू भी हम किसी दूसरे के कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पे क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। सेम सर्विसेज का यूज किया गया, लेकिन ये कमांड पे चलता है और वो किस पे चलता है, ग्राफिक पे चलता है। ये टेलनेट वो कमांड पे चलता है। हाँ, टेलनेट की जो सर्विसेज है वो कमांड पे लाइन पे चलती है।
क्लियर हो गया? यस सर, समझ में आ रहा है? यस अब देखो, अब यहाँ तो सर्विसेज भी ऑन हो गई, यस चलने भी लगा, ARPANET डिजाइन भी हो गया और यहाँ पे नेटवर्क हमारा काम करने लगा। लेकिन समझना इस बात को है, असल में जानना तो ये है कि जब हम दो कंप्यूटर या दो नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं तो दो नेटवर्क या दो कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। यस दो कंप्यूटर या दो नेटवर्क के बीच में जो डेटा हमारा एक दो डिवाइसेस के बीच में जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है, उसको अगर हमको विस्तृत रूप से जानना है कि कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा पहुंच रहा है और यहां से डेटा फिर दूसरे कंप्यूटर में पहुंच रहा है, इसको अगर हम थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो वो किस माध्यम से समझ पाएंगे, उसको हम किस माध्यम से समझ पाएंगे, उसका एक मात्र माध्यम क्या है? OSI रेफरेंस मॉडल। वो क्या है? OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल एक ऐसा रेफरेंस मॉडल है जो ये आपको बताता है कि किस तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस कौन? OSI रेफरेंस मॉडल ये आपको बताता है कि किस तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है। इसी चीज को जानने के लिए OSI रेफरेंस मॉडल का यूज किया गया है। लेकिन OSI रेफरेंस मॉडल पुराना मॉडल नहीं है, आज भी यूज किया जाता है। लेकिन अगर बात करें, हम जानना यह चाहें कि जब ARPANET डिजाइन किया गया Yes. तो उस टाइम में कौन से रेफरेंस मॉडल का यूज किया गया, इसको जानने के लिए। आखिर डेटा ट्रांसमिशन तो उस समय भी होता था, डेटा ट्रांसमिशन उस समय भी होता था। आज तो हमारा नेटवर्क बहुत आगे निकल गया है। यस सर, आज तो हम इस जमाने में हैं कि हम सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। सब कुछ काम हम किसके माध्यम से कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज हम OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि उस समय कौन सा रेफरेंस मॉडल यूज किया गया। तो उस समय जो रेफरेंस मॉडल यूज किया गया उसका नाम था DOD रेफरेंस मॉडल। क्या नाम था भाई? DOD रेफरेंस मॉडल बोला। और इसमें कितनी लेयरें थी? इसमें 4 लेयर थी। OSI के पहले सर? हाँ, ये OSI के पहले की बात बता रहा हूं। OSI के पहले और बहुत पहले, मतलब जब ARPANET डिजाइन किया गया तो उस समय में ARPANET के समय में DOD रेफरेंस मॉडल का यूज करके हम नेटवर्क में दो नेटवर्क के बीच में या दो कंप्यूटर के बीच में दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिट कैसे हो रहा है और कितने लेयरों के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इसको जानने का एक मात्र था DOD रेफरेंस मॉडल के माध्यम से समझ सकते थे। ठीक है? यस अब इसका एक नया वर्जन या एक नया रेफरेंस मॉडल बाद में बनाया गया। इसके बाद एक नया रेफरेंस मॉडल डिजाइन किया गया और उसका नाम रखा गया रेफरेंस मॉडल का TCP/IP रेफरेंस मॉडल। क्या नाम रखा गया भाई? TCP/IP रेफरेंस मॉडल कहा गया। ठीक है साहब? यस सर, ये TCP/IP रेफरेंस मॉडल DOD के बाद आया। DOD के बाद TCP/IP रेफरेंस मॉडल आया और इसमें भी 4 लेयरें थी। इसके अंदर भी कितनी लेयरें थी? 4 ले 4 लेयर। इसके अंदर भी 4 लेयरों की बात की गई है। ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग, ये 4 लेयर तो समझ गए। लेयर क्या है सर? लेयर बताएंगे, सब कुछ समझेंगे, Yes. लेयर भी समझेंगे।
अब रेफरेंस मॉडल हमको समझ में आ गया कि शुरुआती रेफरेंस मॉडल कौन सा था, DOD उसके बाद क्या आया, TCP/IP TCP/IP रेफरेंस मॉडल आया। जब भी आप कहीं पे भी रेफरेंस मॉडल लिखा हुआ पढ़ें आप, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हो, कॉन्सेप्ट का मतलब है एक थ्योरी या सिद्धांत है, ये तरीका, अवधारणा है। ये क्या है, एक थ्योरी या सिद्धांत या अवधारणा है, जिसके माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि दो कंप्यूटर के बीच में या दो डिवाइसेस के बीच में डेटा कैसे ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो उसको थॉरली अगर आपको समझना है, अगर उसे हमें थॉरली समझना है, तो हम कौन से रेफरेंस मॉडल का यूज करेंगे, ऐसा ही OSI रेफरेंस मॉडल का यूज करेंगे। और अगर प्रैक्टिकली समझना है तो TCP/IP रेफरेंस मॉडल का यूज करेंगे। TCP/IP रेफरेंस मॉडल एक्चुअल में यूज होता है। TCP/IP रेफरेंस मॉडल ही एक्चुअल में क्या होता है, यूज होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो TCP/IP रेफरेंस मॉडल का ही यूज किया जाता है, और OSI रेफरेंस मॉडल का यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसको समझा जाता है। Yes, sir. OSI रेफरेंस मॉडल को सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है, कॉन्सेप्चुअल रेफरेंस मॉडल है, और इसका एक सिद्धांत है समझने का। लेकिन यूज करने की अगर बात करेंगे तो किसका यूज किया जाएगा, TCP/IP रेफरेंस मॉडल यूज किया जाएगा। समझ पा रहे हैं नहीं यार, Yes. क्लियर हो गया? Yes. अब बात करेंगे, अब हम आते हैं किस पे, OSI रेफरेंस मॉडल पे। एक्चुअल में पढ़ना क्या है हम लोगों को, OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ना है। तो चलते हैं हम लोग OSI रेफरेंस मॉडल की परिभाषा पहले जानते हैं, ठीक है? मिटा दें इसको। यस सर, ये एक प्रकार का परिचय था। जी हाँ, एक तरीके से एक प्रकार से इंट्रोडक्शन था, भूमिका थी, Yes. कि हमको समझना था कि शुरुआत कहाँ से थी और अब हम यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना, अंत तो हुआ नहीं है, अनंत होगा। ठीक है, अंत होगा नहीं, नेटवर्किंग का अंत हो जाएगा क्या? हाँ, पहले हो सकता था, पहले हो सकता था, Yes, sir. लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं होगा। अब तो बिल्कुल नहीं। अब जब तक जीव है तब तक लेयर होते जाएंगे, इसका रूप भी बढ़ता चला जाएगा, और ये हमारे काम को इजी कर रहा है। Yes, sir. नेटवर्किंग क्या कर रहा है, हमारे काम को और आसान करता चला जा रहा है। जितना ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हमारे लिए आसान बना रहा है, Yes, sir. ठीक है ना। लेकिन आसान तो बना रहा है, लेकिन उतना ही हमारे लिए खतरा भी पैदा करता चला जा रहा है। Information. ठीक है, हमारी सिक्योरिटी जितनी ज्यादा बढ़ा रहा है, उतनी सिक्योरिटी घट भी रही है। 31 दे रहा है, 31 पहले लोग पैसा लोग पॉकेट से छीन करके लेके भागते थे, या आपको चाकू दिखा के गला काट के आपका पैसा लेके भागते थे। अब तो आपको पता ही नहीं, और ज्यादा सिक्योर बनाता चला जाएगा, और जिस दिन आप पकड़ में आ जाएंगे, उस दिन आपकी पूरी की पूरी दुनिया खराब हो जाएगी। सर आपसे पढ़ कर जाएगा, ठीक है, तो अभी हम लोग नेटवर्किंग में इंटर किए हुए हैं, और इंटर का एंट्रेंस हो चुका है। अब धीरे धीरे जानकारी हमारी बढ़ती जाएगी। बस ये है कि जानकारी लीजिए और उसका मिसयूज मत कीजिए। Yes, sir. ठीक है, और जितना अच्छे से जानकारी करोगे उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन उसका मिसयूज करोगे तो नॉलेज तो बढ़ेगी, लेकिन मिसयूज करते करते कहीं उसका भी परिणाम आ जाएगा, उसका परिणाम भी आ जाएगा, गलत दिशा में आप चले जाओगे। Yes. ठीक है, उसको अच्छे कामों पे यूज कर सकते हो, बुरे कामों के लिए यूज ना करो। ठीक, आते हैं हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पे कि OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में जानते हैं। तो लिखिए, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन
It is a conceptual. It is a conceptual reference model एक इधर दे दो। designed by ISO International Standard Organization. हाँ, वो लिखे। It is a conceptual reference model designed by ISO International Standard Organization. It defined how data communication between हाँ जी कुछ बोल रहे हैं वहाँ से लिखे जो लिखे वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इट इज ए defined डिफरेंस मॉडल, ठीक है ना। इस रेफरेंस मॉडल को डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया गया? 7 लेयर यूज किया गया। इसमें कितनी लेयर हैं? 7 लेयर हैं। इन 7 लेयरों के माध्यम से ही हमें समझना है कि डेटा सेंडर से रिसीवर के बीच में किस तरीके से ट्रांसमिट और रिसीव होता है, ठीक है ना। इन्हीं 7 लेयर्स के माध्यम से हमको ये जानना है कि डेटा किस तरीके से सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। हाँ जी, मतलब डेटा सेंड और रिसीव किस तरीके से होता है, इन्हीं 7 लेयर्स के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे। ज्यादा हार्ड तो नहीं होगा सिनेरियो, पढ़ने में समझ में तो आएगा। क्यों नहीं आएगा? बोलो ना। लिख लिया सब लोगों ने? नहीं सर, 1 मिनट सर। हो गया सर। पानी जरूर रखा है देखो, हम जो डेटा कम्युनिकेशन बनाते हैं उसमें 2 लोगों का होना जरूरी है। एक सेंडर होना चाहिए और रिसीवर होना ही चाहिए। बिना सेंडर और रिसीवर के कम्युनिकेशन संभव नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेटा कम्युनिकेशन बनाने के लिए एक सेंडर और रिसीवर हम लोग ले लेते हैं। तो जब हम इसको समझेंगे लेयरों को, तो हम बनाते हैं, एक जगह लिख देते हैं सेंडर और दूसरी तरफ लिखते हैं रिसीवर, ठीक है ना। यस सर। अब सेंडर और रिसीवर की तरफ से हम जो है हर एक लेयर का नाम लिखेंगे। अब सेंडर की तरफ से शुरुआत करते हैं। ये लेयर का नाम, पहला नंबर लेयर की नाम है एप्लीकेशन लेयर। पहली लेयर का नाम एप्लीकेशन लेयर। दूसरे नंबर लेयर का नाम प्रेजेंटेशन लेयर। और थर्ड लेयर का नाम सेशन लेयर है। फोर्थ लेयर का नाम ट्रांसपोर्ट लेयर है। और फिफ्थ लेयर नेटवर्क लेयर है।
और 6th लेयर डेटा लिंक लेयर है। और लास्ट में 7th नंबर लेयर जो है वो फिजिकल लेयर है। ठीक है। यस अब इसी को अगर हम देखें तो जब हम एप्लीकेशन लेयर यहां टाइप करेंगे तो इसको हम 7वीं लेयर मानेंगे। अब इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में यस सर कि ये 7वीं लेयर कैसे हो गया, लेकिन रहेगा एप्लीकेशन ही, बट ये कौन सी लेयर कहलाएगा? 7वीं लेयर कहलाएगा। 6वीं लेयर जो होगा वो प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगा। उसके बाद 5वीं नंबर लेयर सेशन लेयर। चौथी नंबर लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके बाद तीसरे नंबर लेयर जो है नेटवर्क लेयर होगा। और दूसरे नंबर की लेयर जो होगी वो आपका कहलाएगा डेटा लिंक लेयर। और नंबर फर्स्ट लेयर होगा वो फिजिकल लेयर कहलाएगा। ठीक है। अब देखो कैसे ये लेयर किस तरीके से काम कर रहा है। भाई सेंडर डेटा सेंड करेगा यस सर और रिसीवर क्या करेगा? रिसीव करेगा डेटा रिसीव करेगा ना। तो सेंडर ने डेटा सेंड किया तो ऐसे ही इस वे में चलेगा। तीर का निशान हमारा किस तरीके से दिखा रहा है? ऐसे यहां पहुंच गया और डेटा इस तरीके से पहुंचते हुए किस पे पहुंचा है? यहां। फिजिकल जब यहाँ के फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा तो फिर डेटा कैसे चलेगा? ऐसे। यस सर समझ गया इधर से आएगा उधर हाँ, जाएगा, उल्टा पड़ेगा अपोजिट ठीक है ना। इधर से चला और इधर से निकल गया। एप्लीकेशन पे पहुंचा। तो एक तरफ से सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन जो बनेगा वो लास्ट में एप्लीकेशन लेयर पे ही बनेगा। मतलब एप्लीकेशन लेयर से डेटा चला और लास्ट में कहां पे पहुंचा? एप्लीकेशन लेयर पे ही पहुंचेगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। रिसीवर भी जो डेटा रिसीव करेगा वो एप्लीकेशन लेयर पे, और जो सेंडर डेटा सेंड करेगा वो कहां से करेगा? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से। यस और तो ठीक है। बात समझ में आ रही है? एप्लीकेशन से उसने भेजा, आपके प्रेजेंटेशन में गया, सीजन में गया। हाँ। हाँ यही प्रोसेस है। अब देखो ऊपर की जो 3 लेयरें हैं, ये जो 3 लेयरें हैं ऊपर की, यस सर। इनको हम अपर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लेयर। अपर लेयर। और इन लेयरों को हम लॉजिकल लेयर भी कहते हैं। अच्छा सर। इनको हम लॉजिकल लेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यस जो ऊपर की लेयरें हैं 3 लेयरें, उनको हम अपर लेयर या लॉजिकल लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आते हैं, बात करेंगे जो बीच वाली लेयर है, इसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं। इसको हम मिडिल लेवल मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। मिडिल में है। ठीक है। और ये नीचे की जो 3 लेयरें हैं इनको हम बॉटम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बॉटम लेयर। बॉटम लेयर के नाम से जानते हैं। बॉटम माने नीचे। चल अब एक बात और जरा समझने वाली बात है। जो हमारी अपर लेयर है, जो लॉजिकल लेयर है, इस पे हमारे सॉफ्टवेयर और सारे एप्लीकेशन काम करते हैं। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। और उसके अलावा हमारे एप्लीकेशंस भी काम करते हैं। जितने भी एप्लीकेशंस होंगे वो सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो भी कर लो, ये आपके काम करते हैं। मतलब लॉजिकली वर्क करता है। यहाँ पे डेटा हमारा काम करेगा। यहाँ पे कोई डिवाइस वर्क नहीं करेगा। नहीं करता। ऊपर की 3 लेयरों पे कोई भी डिवाइसेस काम नहीं नहीं करते।
यार यहाँ तक कि हमारे मिडिल लेयर पे भी कोई डिवाइस वर्क नहीं करता है। यस सर। मिडिल लेयर पे भी कोई डिवाइस वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन जो नीचे की 3 लेयरें हैं, जो नीचे की 3 लेयरें हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, इन तीनों लेयरों पे हमारे डिवाइसेस यानी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस काम करते हैं। नीचे के तीनों। हाँ, हार्डवेयर हमारा काम करना शुरू कर देता है। यहाँ से हमारे हार्डवेयर लेयर होती है, और इनको हम हार्डवेयर लेयर भी कभी कभी बोल देते हैं, क्योंकि हमारे सारे डिवाइसेस वर्क करते हैं, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा हार्डवेयर काम कर रहा है, यहाँ पे हमारा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी मिडिल लेयर पे भी लॉजिकली वर्क करता है। हर एक लेयर का काम अलग अलग है, समझो पहले बात को। सभी लेयरों के काम अलग अलग हैं। यस सर। मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यस। सभी लेयरों का काम अलग अलग है, लेकिन सभी लेयरें एक दूसरे के लिए काम करती हैं। अच्छा, यस ठीक है ना। सभी लेयरों का काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, यस। लेकिन सभी लेयरें एक दूसरे के लिए काम करती हैं। ये बात आपके कॉन्सेप्ट में होना चाहिए हमेशा, कि मतलब एप्लीकेशन लेयर का वर्क जो है प्रेजेंटेशन लेयर से अलग है, प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क जो है सेशन लेयर से अलग है, लेकिन एप्लीकेशन लेयर हमेशा किसके लिए काम करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन किसके लिए काम करेगा, सेशन किसके लिए काम करेगा, ट्रांसपोर्ट किसके लिए काम करेगा, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क के लिए, नेटवर्क डेटा लिंक लेयर के लिए, और डेटा लिंक फिजिकल लेयर के लिए, फिजिकल लेयर के लिए काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये इसी आधार पे काम करते हैं। यस, कॉन्सेप्ट अब क्लियर। जानना हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना क्या है, हर एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यस। हर एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना हमको। जब उसके वर्किंग फंक्शंस को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम जान जाएंगे कि सारी लेयरें किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करती हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो एप्लीकेशन लेयर को एक और नाम दिया गया है, डेस्कटॉप लेयर भी कहा जाता है। डेस्कटॉप लेयर, इसको हम डेस्कटॉप लेयर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन लेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप लेयर। इसको हम डेस्कटॉप लेयर के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये हम लोग जानते हैं। जब भी हम नेटवर्क में कोई भी डेटा सेंड करना होता है, जब भी हमें नेटवर्क में कोई भी डेटा सेंड करना होता है, तो सेंड करने से पहले हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई एक मेल क्रिएट करेंगे ना। हाँ, मेल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, या फिर डेटा क्रिएट करेंगे। कोई फाइल, फोल्डर, इंफॉर्मेशन तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? बिना तैयार किए हुए सेंड हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं। तो सबसे पहला इसको हम कह सकते हैं कि पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या है, मेल क्रिएटिंग। मेल क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है भाई? अरे भाई मैसेज बनाएंगे ना, मैसेज तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। फाइल या हाँ, मैसेज जब तक हम तैयार नहीं करेंगे तब तक सेंड कैसे होगा? तो मेल क्रिएटिंग होगा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेल सेंडिंग की। जब मेल क्रिएट हो जाएगा तो मेल क्या होगा, सेंडिंग होगा। और जो दूसरा वाला सेशन होगा वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। भाई मेल रिसीव करेगा तभी तो वो पढ़ेगा। तो मेल रिसीविंग, ये 3 वर्क होते हैं, ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन लेयर की होती है। सर लास्ट वाला एप्लीकेशन लेयर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल क्रिएटिंग, यानी कोई भी मैसेज बनाना, डिजाइन करना, यस या फिर फाइल या फोल्डर कोई भी
आप पहली बात तो किसी न किसी डेस्कटॉप पे जाओगे, यस सर। किसी न किसी विंडोज विजार्ड पे जाओगे, तभी तो आप कुछ क्रिएट करोगे। यस सर। आप फाइल फोल्डर इंफॉर्मेशन कुछ भी डिजाइन करोगे, और डिजाइन करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको सेंड करोगे नेटवर्क में। यस सर। उसको क्या करेंगे हम, सेंड कर। सेंड करेंगे नेटवर्क में। और जब सेंड करेंगे तो वो जब सेंड होकर के दूसरे वाले के एंड पे पहुंचेगा, तो दूसरे वाले एंड पे क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। तो रिसीव भी तो एप्लीकेशन लेयर पे ही हुआ ना। यस सर। इसीलिए मैंने कहा कि हमको केवल ये जानना है कि एप्लीकेशन लेयर की काम क्या है। यस तो एप्लीकेशन लेयर का 3 काम, मेल क्रिएटिंग, मेल सेंडिंग और मेल रिसीविंग। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, हमने नेटवर्क ऑन किया, और नेटवर्क ऑन करने के बाद हम एप्लीकेशन लेयर पे गए और हमने मेल क्रिएट किया, और मेल को हमने नेटवर्क में क्या कर दिया, सेंड कर दिया। यस सर। जब हमारा मेल नेटवर्क में सेंड होगा, या मैसेज हमारा नेटवर्क में पैकेट, देखो 3 चीजें मैं बोल रहा हूं, मेल, मैसेज, पैकेट्स। पैकेट्स माने डेटा होता है। तो जो हम पैकेट्स बोलते हैं, इसको आप जब नेटवर्किंग की भाषा में बोलोगे तो आप पैकेट्स बोलोगे, Yes. मैसेज बोलोगे, डेटा बोलोगे, कई चीजें बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम जब इसकी बात कर रहे हैं कि मेल हमने क्या कर दिया, नेटवर्क में सेंड कर दिया। यस सर। अब जब सेंड हो जाएगा नेटवर्क में, तो सेंड होने के बाद डेटा कहां पहुंचा, प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचा। अब प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जरा से देखते हैं। यस सर। अब नेक्स्ट लेयर इज प्रेजेंटेशन लेयर। इसको मिटा दें, लिख लें। असली बात तो इसी को लिखते रहना है तुम्हें। यस सर। अब हम लोग सेकंड लेयर की बात करेंगे। मिटाएं। यस सर। बाहर सीधा यस सर। अब देखो नेक्स्ट लेयर हमारा कौन सा है, प्रेजेंटेशन लेयर। अब इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दूसरे लेयर की। तो दूसरा लेयर है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहला नंबर जैसे डेटा आपके नेटवर्क में पहुंचेगा, उसके लिए उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है। डेटा हमारा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक जगह से दूसरे जगह जब सेंड हो रहा है, तो उसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्रेजेंटेशन लेयर की, उसको सिक्योर कर देना। उसके ऊपर ऐसी सिक्योरिटी लगाओ ताकि नेटवर्क में कोई इंट्रूडर या हैकर्स या कोई मैलिशियस उसको ट्रैक ना कर सके, उसको ट्रैक न कर सके। अगर वो डेटा एक्सेस भी कर ले तो हमारे डेटा की प्राइवेसी को ब्रेक ना कर पाए। इसके लिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि डेटा इंक्रिप्शन। क्या करेगा वो, डेटा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा इंक्रिप्शन करेगा। सॉरी गलत बोल रहे हैं, पहले समझ लो। पहला नंबर प्रेजेंटेशन लेयर पे जब डेटा आएगा ना, तो डेटा की क्या होती है, साइज बड़ी होती है। यस सर। डेटा की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। उसको जैसे ही नेटवर्क में आएगा डेटा, तो डेटा क्या होगा, डेटा की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बड़ी होगी ना। जब हमने भेजा तो उसको डेटा की साइज बड़ी थी, तो पहला काम ये क्या करेगा, डेटा कंप्रेस। डेटा को क्या करेगा, कंप्रेशन करेगा। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या होगी, डेटा कंप्रेशन। फिर उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या है, डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन। और लास्ट में इसकी सबसे लास्ट सिक्योरिटी क्या होती है, अब ये क्या करेगा, डेटा को सिंक्रोनाइजेशन करेगा। क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन, श्रिंक कर देगा। श्रिंक नहीं, सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं। ऑफलाइन डेटा सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेना या रिसीव करना। तो वो क्या कर रहा है, डेटा सिंक्रोनाइजेशन करेगा, सिंक कर देना। सिंक कर देने का मतलब उसको डुबाना होता है। हाँ, सिंक करने का मतलब डुबाना नहीं होता, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना। मतलब जहां से भी डेटा लिए उसको अपडेट कर देना दूसरी जगह, सर ऑफलाइन सिंक कर देना।
तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। डेटा सिंक्रोनाइजेशन। अब क्या किया, सिंक्रोनाइजेशन करता है। तो ये 3 काम होता है इसका। अब आप इसको समझो, प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क क्या हुआ, देखो लिखना बंद कर दो, समझो पहले। एप्लीकेशन लेयर पे हमने एक मेल क्रिएट किया और उसको नेटवर्क में हमने क्या कर दिया, सेंड कर कर दिया। जब ये मेल यहाँ पे पहुंचा तो पहुंचने पे क्या हुआ, डेटा की साइज बहुत बड़ी थी, तो उसको क्या कर दिया गया, कंप्रेशन किया। कंप्रेस करने के बाद उसको क्या किया, Encryption उसको लगाया। secure करने के लिए उसने इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्रिप्शन? सर इनक्रिप्शन मीनिंग मींस सर इट इज प्लेन टेक्स्ट टू सीफर टेक्स्ट। हाँ, Plain text to किसी भी cipher text। प्लेन टेक्स्ट को क्या करता है, सीफर टेक्स्ट Cipher में text। कन्वर्ट कर देता है। मतलब सीफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया कि मतलब डेटा की जो लैंग्वेज है ना उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ताकि उसको नेटवर्क में कोई अगर एक्सेस भी कर लेता है तो उसकी प्राइवेसी ब्रेक नहीं होगी और उसको आसानी से उसको रीड नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, इस वजह से किया। और सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि दूसरी जगह पे अपडेट कर देना, मतलब नेटवर्क में अपडेट कर देना डेटा को, ये काम कर रहा है। अब इसको एक व्यवहारिक लैंग्वेज में समझो कि कैसे ये काम कर रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, यस सर, खाना खाते हैं यस। तो जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहली बात समझो, अब भोजन करते हैं तो थाली में क्या होता है, दाल चावल रोटी सब्जी सब आ जाता है हमारे पास, यस आता है कि नहीं आता है? Yes. अब दाल चावल रोटी सब्जी सब मिला करके भोजन ज्यादा हो गया, उसका जो है मैटर जो है ना, Too much. देखा जाए तो उसका क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब जब क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्या करते हैं, अब उसके बाद हम कंप्रेस करते हैं। कैसे, एक बार में ही थाली उठा के खा जाएंगे क्या, नो नहीं खा पाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, उसको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे कवर बनाते हैं यस और उसको छोटा छोटा बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं। अब फिर जब पूछते हैं ना तो वो इनक्रिप्ट हो गया, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी पता नहीं चलता है। हाँ सर चलता है क्या पता? नहीं। यस सर हाँ, यस जब तक हमारे हाथ में था तब तक था कि दाल चावल रोटी सब्जी है, और जैसे मुंह में गया पूछ दिया तो वो क्या हो गया, Yes. न दाल का पता न चावल न चावल का पता न सब्जी का पता, तो वो क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। सर इनक्रिप्ट हाँ, भाषा चेंज हो गया, Sir, this इनक्रिप्ट is हो गया nice. वो पूरी तरीके से। और जब अंदर चला गया सिंक्रोनाइज हो गया, दिस इज अमेजिंग अंदर गया तो सिंक्रोनाइज हो गया। यस सर एक जस्ट ये एक मैंने आपको व्यवहारिक तरीके से आपको समझाया कि इस तरीके से ये काम कर रहा है। यस तो यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया और इस डेटा को हमने Presentation क्या किया, इस एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पे आते ही उसको कंप्रेस किया, छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद साइज को छोटा करने के बाद उसको इनक्रिप्ट किया, डेटा को प्राइवेसी क्रिएट किया, उसको सिक्योर किया और उसके बाद सिंक्रोनाइज कर दिया ताकि डेटा आसानी से ट्रांसफर हो सके। अब जब डेटा किस में आएगा, सेशन लेयर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेशन लेयर का वर्क क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये थोड़ा सा समझते हैं। इसको मिटाना है आप, यस सर, लिख लिया सभी लोग ने? यस सर। ओके, सेशन लेयर लिखिए। अब देखो, जब हम सेशन लेयर में डेटा पहुंच जाएगा तो सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं, थोड़ा सा एक सिस्टम पे बात करते हैं। जैसे ये जैसे ही डेटा सेशन लेयर में आएगा, जैसे हमारा डेटा किस में आता है, सेशन लेयर में आएगा। सेशन लेयर का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिसीवर के एंड से कम्युनिकेशन बनाना। मतलब रिसीवर एंड से क्या करना, कम्युनिकेशन बनाना। डायरेक्ट इसके सेशन लेयर दूसरे सेशन लेयर से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करने का मतलब हो गया, रिसीवर एंड से कम्युनिकेट इसलिए कर रहा है कि ताकि हमको ये पता चल सके कि नेटवर्क में पाथ जो है ओपन है अथवा क्लोज है। नेटवर्क में पाथ यानी रास्ता, जाने का रास्ता डेटा पहुंचने लायक है या नहीं। नहीं है, पहले समझो बात। यस सर रास्ते में कोई हैकर तो नहीं
यस रिसीवर से कम्युनिकेट इसलिए करता है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि डेटा हमारा वहां पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए सेशन एस्टेब्लिश करता है। सबसे पहले क्या करेगा वो? सेशन एस्टेब्लिश करेगा। Yes. और जब तक सेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड डायलॉग कंट्रोल बनाएगा। यस हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन है, हम और आप आपस में बात करना चाहते हैं, तो बात करने के लिए हम लोगों को आमने सामने आना पड़ेगा ना। यस सर जब तक आमने सामने आएंगे नहीं तो बात कैसे करेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? यस वही चीज कह रहा है कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जब कम्युनिकेशन बनेगा, तो वो कह रहा है कि पाथ जो है, जब तक इसमें कम्युनिकेशन पहले से ही एक जो है सिस्टम नहीं बनेगा कि डेटा जाएगा कि नहीं जाएगा, पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इसका एक सेशन स्टेब्लिश हो जाएगा, ताकि आप कनेक्शन बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? कनेक्शन बन जाना चाहिए, ताकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके और डेटा एक इंड से दूसरे इंड तक ट्रांसफर हो सके। अब देखो, जो सेशन स्टेब्लिश होगा, कोई भी नेटवर्क बनता है ना, तो वो नेटवर्क दो तरीके से काम करता है। दो प्रोटोकॉल काम करते हैं उसमें। एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, एक कनेक्शन